जो रैंक आया वो AIR 6 आया। के छोटे छोटे टारगेट्स बना के एक बड़ा जो लक्ष्य था। मैं IIT बॉम्बे में एक छात्र हूँ। जो प्रिपरेशन हुआ था तुम्हारा सिर्फ 7 महीने के लिए हुआ था। मैं पढ़ाई करता था लेकिन मेरा कोई एम नहीं था। जो हमारे प्रदीप सर हैं वो हमें हर समय मोटिवेट करते रहते थे। कि लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है। जो फैकल्टीज थे उन्होंने ही मेरे को मेरे पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पे एक नाम बड़ा ही फेमस है, दैट इज दिनचर्या। मॉनिटर एनवायरनमेंट में जो हम सेल्फ स्टडी करते स्टूडेंट लाइफ में योगा का क्या योगदान है? हैं। पहला सुख निरोगी का है। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। डिमोटिवेट हो भी जाते हैं या आप स्ट्रेस में हैं, पक्का सिलेक्शन के चांसेस होंगे आपके हिसाब से क्या? बी योरसेल्फ जो आप हैं। तो IIT मुंबई में भी जाकर के राघव ने चोटी कटवाई नहीं बढ़ाई है, इसका गौरव होना चाहिए। क्या बात है, स्कूल भी टॉप किया है और अपना स्ट्रीम भी टॉप किया है, ये जोरदार, सब जगह प्रथम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत कुमार और आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है इस शो में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, एक सफल व्यक्ति होने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे तेजस्वी बने, महान बने, उच्च कोटि के बने। और आज के इस मॉडर्न युग में इन तीनों चीज़ों का एक जगह पे मिलना काफ़ी मुश्किल सा हो गया है। सोचिए कैसा होगा अगर ये सभी चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, एक ही जगह पे अव्वल स्तर के मिले। आज हम बात करेंगे जहाँ पे इन सभी चीज़ों का एक अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पतंजलि ट्रस्ट के एक ऐसे संस्थान के बारे में जिनका नाम है आचार्य कुलम और पतंजलि कैरियर एकेडमी। आज हम इसी स्कूल के एक मेधावी छात्र से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के सबसे कठिन परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE में सफल होने के बाद IIT बॉम्बे में दाखिला लिया है। तो चलिए बिना किसी देर के हम मिलते हैं राघव गुप्ता से। सो वेलकम राघव। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट्स करना चाहूँगा तुम्हें। IIT बॉम्बे में तुम्हारा एडमिशन हो गया और कुछ महीने बीत भी गए हैं, तो उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और हमारे शो में जुड़ने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो राघव, सबसे पहले मैं थोड़ी सी तुमसे ये बात जानना चाहूँगा कि तुम यहाँ पे जो तुम्हारा आचार्य कुलम में जिस तरीके से 5th क्लास से जुड़े हुए हो, तो कैसा जर्नी रहा है तुम्हारा आचार्य कुलम में? और उसके बाद फिर 12th में यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह किए, वो कैसा था जर्नी? और तुमने क्या अप्स एंड डाउन्स फेस किए, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ के दिनचर्या के बारे में कि कितने अच्छे तरीके से चीज़ें यहाँ पे कराए जाते हैं, तो उस चीज़ को भी मैं जानना चाहूँगा। तो मुझे एक बस छोटा सा सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा जर्नी कैसा रहा अभी तक, 5th से लेकर के 12th तक का। देखिए, जब मैं क्लास 5th से पहले यहाँ पे आने से पहले मैं नॉर्मल एक डे स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक समय आया जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ आचार्य कुलम के बारे में बताया, तो एक ललक जागी मेरे मन में कि जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा था मेरा, उससे कुछ अलग मेरे को मिले, एक माहौल मिले। तो मेरे पेरेंट्स का हालांकि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनका मन नहीं था मेरे को कहीं अपने से दूर भेजने का, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड भी हूँ। लेकिन फिर मैंने खुद ही उनको किसी तरह परसुएड करके मैंने उन्हें मनाया और फिर मैंने यहाँ पे आके अपना एडमिशन करवाया और मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद तब मैंने यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद नॉर्मली जो हमारी क्लासेस चली, उसके बाद 10th में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। उससे पहले भी मैं सभी क्लासेस में लगभग मैंने अपनी क्लास में टॉप किया और 10th में मेरा एक्सेप्शनल मेरा परफॉर्मेंस था बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। उसके बाद क्लास 11th में जब मैं आया तब हम PCA के साथ जुड़े। PCA का गठन हुआ। उस समय फिर उस समय से जो मैंने कोचिंग करना स्टार्ट करी, तब मेरा एक IIT का मेरा एम सामने आया। तब उसके बाद फिर मैंने जो अपनी अपनी मेहनत और अपनी लगन के बल पे मैंने IIT जाने का अपना सपना पूरा किया और इस तरह अब मैं IIT बॉम्बे में एक छात्र हूँ। तो ये तो एक आपने जर्नी बताई, तो मैं ये बात जानना चाहता था कि आपका मतलब जो PCA जिस समय आया था, जो कि पतंजलि कैरियर एकेडमी है, तो उसका क्या योगदान रहा? आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि जब PCA आए थे उस समय मतलब आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे थे और आप किस तरीके से क्या सोच रहे थे और आपका क्या ड्राइविंग फैक्टर था? आप आने के लिए क्या सोच रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। PCA आने से पहले उस समय मैं पढ़ाई करता था लेकिन मेरा कोई एम नहीं था, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। तो
उस समय मेरे दिमाग में बस ये चलता रहता था, एक छोटी सी इच्छा थी दिमाग के किसी कोने में कि हाँ, काश आईआईटी में हो जाए सिलेक्शन। लेकिन कभी इतना आत्मविश्वास आया नहीं, क्योंकि कभी तैयारी करने की ना सोची थी, ना कभी ये सोचा था कि सच में मेरा आईआईटी में हो सकता है। तो उस समय तक आत्मविश्वास की कमी की वजह से सिर्फ ये एक इच्छा थी कि किसी तरह आईआईटी में हो जाए, लेकिन वो इच्छा भी मन में बिल्कुल दबी हुई थी। लेकिन जब पीसीए का गठन हुआ, तब मेरे सामने जो हमारे टीचर्स थे, जो फैकल्टीज़ थी, उन्होंने शुरू में मैंने उसको रेजिस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कभी करी नहीं थी अपने जीवन में। एकदम से इतना चेंज आना, कोचिंग के फील्ड में जितनी ज़्यादा मेहनत होती है, वो जब सामने आई तो उस समय शुरू में मैंने रेजिस्ट किया। मैं जॉइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उस कुछ समय में जब मेरी स्थिति डामाडोल थी, उस समय जो हमारी फैकल्टीज़ थी पीसीए की, उन्होंने किसी तरह मेरे अंदर का वो पोटेंशियल उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तब उन्होंने जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, उनके सामने जब ये बात रखी और जब मेरे तक ये बात पहुंची कि हाँ, मेरे अंदर पोटेंशियल, और जब सामने से फैकल्टीज़ ने ही ये बात कह दी, तो उस समय मेरे अंदर का जो पुराना जुनून था वो सच में जागृत हो गया। और उसके बाद से मैंने जो मेहनत स्टार्ट करी, तो इस तरह पीसीए जो रहा वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं, वो एक पीसीए रहा मेरी लाइफ में। तो उस समय जब से मेरी फैकल्टीज़ ने मेरे अंदर का पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया, उसके बाद से मैंने मेहनत करना स्टार्ट करी, और फिर उन फैकल्टीज़ की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया राघव। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने एडमिशन लिए और ये सारी चीज़ स्टार्ट किए। अच्छा, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था तुम्हारे फैकल्टीज़ से, तो उनसे बात ये भी पता चला कि राघव काफ़ी टैलेंटेड था, नो डाउट, और तुमसे भी बात करके पता चला। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बात बताई कि जो प्रिपरेशन हुआ था तुम्हारा सिर्फ 7 महीने के लिए हुआ था, और तुमने 7 महीने में पूरे 11th पूरे 12th को कंप्लीट किया। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो कोर्सेज होते हैं काफ़ी वास्ट होते हैं, खास करके आईआईटी के, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो तुमने इसको किस तरीके से कॉप अप किया और किस तरीके से उनका योगदान था? देखिए, जब पीसीए आया था तब हमारा 11th कंप्लीट हो चुका था, हम 12वीं में प्रवेश कर रहे थे। तो अब क्योंकि उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था मुझे आईआईटी के बारे में, पढ़ाई में कितना सिलेबस होता है, लेकिन हाँ, चीज़ें सुनी थी, पता था कि हाँ, सिलेबस काफ़ी होता है। लेकिन जब एक मौका सामने आया था कि आखिर ये पीसीए का गठन हुआ है, अब जब फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देख लिया जाए। तो जब मैंने एक बार ठान लिया कि अब आईआईटी जाना है, तो उसके बाद फिर मैंने उस वास्टनेस को न देखते हुए मैंने उसके छोटे-छोटे उसके टारगेट्स बना के उस पे फोकस करना स्टार्ट किया। और क्योंकि हमारी फैकल्टीज़ ने जिस तरह से मुझे गाइडेंस दी, जिस तरह से उन्होंने मुझे एक के बाद एक जैसे टारगेट्स दिए कि पहले ये किया, पहले इतना सिलेबस कवर करना है, फिर इतना सिलेबस कवर करना है। तो ऐसे धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे टारगेट्स बना के एक बड़ा जो लक्ष्य था, जो एक ओवरऑल सिलेबस का था, तो वो मैंने अपनी मेहनत और लगन से मैंने उसको 7 महीने में कंप्लीट किया। और इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने उस चीज़ को समझा और मैं उस चीज़ से कभी डरा नहीं। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि सिलेबस कितना ज़्यादा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं डाउट में नहीं रहता था हमेशा, और हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने हमें मोटिवेटेड रखा। जो और भी बाकी जो आचार्य कुलम की फैकल्टीज़ हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। इस तरह से मैंने अब 7 महीने के अंदर अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट किया, और इस तरह से आगे फिर पेपर देने में मेरे को सफलता प्राप्त हुई। तो मतलब ऐसे तो आपके भी लाइफ में आए होंगे बहुत सारे टाइम, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं थ्रू आउट द ईयर हर टाइम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। मैं भी अपने टाइम पे स्टूडेंट था, तो मैंने भी देखा था कि कम नंबर आ जाते तो घर से डांट पड़ जाती थी, कभी फैकल्टीज़ हमें बोल देते थे। तो आपके भी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और नंबर कम आ रहे हैं, और फिर कभी चीज़ें ऐसे तरीके से हुई होगी और फिर घर वाले आपको मोटिवेट कर रहे हैं, पेरेंट्स, और साथ ही साथ आपके फैकल्टीज़ भी मोटिवेट कर रहे होंगे, तो ऐसा भी होता था? जी, बिल्कुल ऐसा होता था। घर वालों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा घर वाले
इस तरह से मोटिवेट करते थे कि क्योंकि कभी मेरे नंबर जैसे कम आते थे तो वही सबसे मेन टाइम रहता था जब अपना मोटिवेशन, अपना लेवल डाउन हो जाता है। तो उस समय मेरे घर वाले तो डायरेक्ट सपोर्ट करते थे कि वो कभी मेरे को डांटते नहीं थे। मेरे घर वाले सीधा सीधा कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, ये आखिरी वो नहीं है, ये आखिरी अटेम्प्ट नहीं है। तो इस तरह से मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट किया। और साथ ही जो हमारी फैकल्टीज़ हैं उसमें जब भी कभी नंबर कम आए तो हमारी फैकल्टीज़ भी कोई ऐसा नहीं था कि एकदम गुस्सा होके हमसे क्या कहते हैं बुरी तरह बात करी या बुरी तरह हमें हमारे साथ बर्ताव किया। नहीं, उन्हें पता था कि ये बच्चे हैं, कम समय मिला है, ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उन्होंने उस चीज़ को समझा और उसी हिसाब से उन्होंने समय-समय पे हमें मतलब मोटिवेशन की जैसे डोज़ देते रहे। जो हमारे प्रदीप सर हैं, वो हमें हर समय मोटिवेट करते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, वो अपनी क्लास में पढ़ाई के समय पे भी कुछ समय उसमें से भी निकाल के हमें मोटिवेट करने में लगाते थे। तो इतना ज़्यादा उन्होंने हमारे योगदान हमारे मोटिवेशन में दिया क्योंकि उन्हें पता है कि कम समय है और सिलेबस काफ़ी वास्ट है, जैसा कि आपने कहा शुरुआत में। तो इस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों को हैंडल किया और ऐसे ही मोटिवेट करते रहे और हमने भी इस तरह से उम्मीद नहीं छोड़ी उनकी बदौलत। हमें भी पूरा विश्वास था कि हाँ, जब इतने काबिल जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे साथ लगी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हम भी कहीं न कहीं इतने काबिल हैं कि हम कर सकते हैं। तो हमने उस उम्मीद को बिल्कुल जगाए रखा, हमने भी अपनी पूरी मेहनत करी और पूरा अपना सपोर्ट दिया। अच्छा, मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ रहा है जब मैं भी कोचिंग करता था, तो उस समय मेरे नंबर कम आ जाते थे कभी-कभी। तो काफ़ी डिमोटिवेशन फ़ील होता था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे टॉपर्स हालाँकि तुम ही खुद यहाँ पे टॉपर्स रहते थे, तो मुझे तो डिमोटिवेशन होता था। तो कभी-कभी हम लोग बाहर चले जाते थे घूमने के लिए दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे किस तरीके से उस चीज़ को फेस करते हो तुम लोग और कैसे उससे फिर आगे निकल पाते हो? देखिए, यहाँ जब कभी नंबर कम आते हैं तो जैसा कि आपने कहा मैं टॉपर हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो कंपैरिज़न करते थे वो हम करते थे बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो एक्चुअली जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो पूरे बाकी के देश में जो पढ़ रहे हैं, तो हम उनसे अपना कॉम्पिटिशन मानते थे क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ थी नहीं। तो हम कॉम्पिटिशन मानते थे उन बच्चों से जो बाकी के बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे अगर नंबर उस हिसाब से अगर कम आते भी थे, तो हमें पता था कि हमारे पास अभी और समय है, हम मेहनत करेंगे तो हमारा हो सकता है। हम उसमें डिमोटिवेट होने से पहले हमारे जो फैकल्टीज़ थे वो हमें समझाते थे। वो हमें डिमोटिवेट होने ही नहीं देते, वो हमें समझाते थे कि बेटा जो असली पेपर है वो इससे आसान आएगा या फिर ये वाला पेपर थोड़ा हार्ड दे दिया। तो इस तरह से वो हमें डिमोटिवेट होने से रोकते थे और उसके बजाय हमारे पास और भी तरीके थे। जैसे हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स है। हम अगर किसी दिन पेपर दे के आए हैं, थोड़े थके हुए हैं, तो हम जाके गेम्स खेल लेते थे या थोड़ी देर आराम कर लिया, तो उससे माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलता था। उसके बाद हमारा एम होता था कि हम वो नंबर कमाए हैं उस चीज़ को भूलकर जो हमने गलतियाँ करी हैं, जो हमने पेपर में जो गलतियाँ करी हैं उन पे फोकस करें और उन गलतियों से कुछ सीखें आगे, ताकि हम उन गलतियों को फिर से दोहराएं ना। और उससे हमारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके बेटर हुआ। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपनी गलतियों को समझना, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो अपनी गलतियों को समझ के जो इनसे सीख लेता है और आगे अपनी गलतियों को ना दोहराने का जो ये एक प्रण है, ये लेना चाहिए हमें। इससे हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो हमेशा सुधरती है, आगे चल के हमें इसका काफ़ी लाभ होता है। अच्छा, तो और एक बीच में तुमने वर्ड्स कहा था स्ट्रेंथ के बारे में। ज़्यादातर जगहों पे जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग 100 के आसपास में होती है, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, कोटा में ही पढ़ा हूँ। और वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के आसपास में एक बैच में फैकल्टीज़ एक बैच में 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ था और यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाया जाता था? तो क्या डिफरेंस तुम्हें नज़र आ रहा है यहाँ पे? डिफरेंस सर ये है कि बाकी जगह जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैचेस होते हैं, यहाँ पे क्या है कि बैचेस में लिमिटेड सीट्स हैं, वही 30 से 40 सीट्स हैं और इतने कम बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसके काफ़ी फ़ायदे सामने आते हैं। जैसे बाहर अगर और जगह पे देखा जाए तो वहाँ इतने सारे बैचेस हैं और एक टीचर कई बैचेस अटेंड करता है। तो उससे क्या होता है कि
जो बच्चे एक्सट्रीमली अच्छा करते हैं वो हाईलाइट होके बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो मॉडरेट हैं या फिर बिलो एवरेज हैं उन बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेंथ कम है तो फैकल्टीज को मौका मिलता है 1-to-1 इंटरेक्शन का। तो इससे क्या होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी अपनी गलतियों को समझ के निखर के बाहर आता है फैकल्टीज की मदद से। और साथ ही साथ जो डाउट सॉल्विंग का टाइम होता है, जैसे कि बाहर डाउट सॉल्विंग के लिए एक फिक्स टाइम होता है, ये सभी बैचेस के बच्चों को एक इस समय पे इकट्ठे होके आना है डाउट सॉल्व करने के लिए। तो इतने सारे बच्चे होते हैं, आपको कोई भरोसा नहीं है कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए या आपको जो पूछना है वो चीज़ आपको समझ में आ जाए, या हो सकता है टीचर आप पे ध्यान ना दे पाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टीचर अवेलेबल है, टीचर यहीं रहता है और साथ में बच्चे जो हैं वो कम हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि कभी भी बच्चे अपने डाउट फैकल्टीज़ के पास लेके जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो फैकल्टीज़ रहती हैं वो बच्चों का पूरा सपोर्ट करती हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी फैकल्टीज़ निकालते हैं बच्चों के लिए। और बच्चे भी उस एक्स्ट्रा टाइम में कभी भी फैकल्टीज़ को अगर चाहें तो बुला भी सकते हैं और फैकल्टीज़ आते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी क्वेरीज़ का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पे जो इस जगह को पीसीए को दूसरी जगह से अलग बनाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो पीसीए है उसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, ऐसा आप मानते हैं? तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर ये नहीं होता तो शायद मेरा लाइफ कुछ और होता। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया, पीसीए के आने से पहले मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कहीं किसी कोने में दबी हुई, कि मेरे को आईआईटी जाना है। लेकिन क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि सच में जा पाऊंगा, तो इस वजह से कभी उस इच्छा को व्यक्त ही नहीं किया। लेकिन जब शुरुआत में पीसीए का गठन हुआ, फैकल्टीज़ आए पढ़ाने के लिए, उस समय भी शुरू में मैंने पढ़ना नहीं चाहा था, कोचिंग लेने का बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब कुछ क्लासेस कर ली, तब जो फैकल्टीज़ थे उन्होंने ही मेरे को मेरे पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया और उस चीज़ को प्रधानाध्यापिका आचार्य जी के सामने लेके गए। तो उस समय जब उन्होंने मुझे बताया कि फैकल्टीज़ ने खुद ऑफ़र किया है कि, और ये बात आइडेंटिफाई करी है मेरे अंदर, जब आचार्य जी ने मुझे बताया कि फैकल्टीज़ ने खुद मेरे को पॉइंट आउट किया है, तो उस समय लगा कि जब इतने जो काबिल हमारे टीचर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो एक बार मौका है जब, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो उस समय से मैंने उसको अपना एक एम बनाया और यही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग करनी है और आईआईटी के फील्ड में एंट्री लेनी है। तो उस समय फिर जो टीचर्स के मोटिवेशन, फैकल्टीज़ के मोटिवेशन से मुझे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मेरा जो गेन हुआ, उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि इसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। यही मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। तो राघव, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो पीसीए के क्लासेस चलते हैं वो कितना डिफरेंट है, मतलब सेम टाइप ऑफ है या कुछ डिफरेंट है? क्योंकि मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। जी देखिए, ऐसा है कि बाहर जो बैचेस होते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। जैसे एक बैच में 100 बच्चे, 100 से ज़्यादा 150 बच्चे, ऐसे बैचेस बनते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई 1-2 बच्चे जो जिनका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का है वो तो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन जो बाकी के बच्चे बचे रह गए, जो एवरेज होते हैं, मॉडरेट होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, उन पे कोई फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे एक ये अलग जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो बैचेस हैं उनमें लिमिटेड सीट्स हैं। तो 30 से 40 बच्चों का अगर कोई बैच है तो उसमें जो फैकल्टीज़ जो हैं वो बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल पाता है और साथ ही साथ जो मॉडरेट बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं वो भी ऊपर उठ पाते हैं जो फैकल्टीज़ हैं उनकी मदद से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बाकी जगह से इसको अलग बनाता है। और साथ ही साथ जो बाकी जगहों पे डाउट सॉल्विंग की जो एक चीज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा फंसती है। जैसे कई बच्चों के पास एक टाइम होता है फिक्स कि इस समय में आपको डाउट सॉल्व करने हैं, लेकिन उस समय में इतने सारे बच्चे होते हैं, फैकल्टीज़ लिमिटेड ही होती हैं और सब पे ध्यान नहीं होता है उनका, क्योंकि मेनली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उन पे ध्यान होता है। तो उन जो बाकी के बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं उस दौड़ में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड बच्चे हैं तो फैकल्टीज़ सभी बच्चों का
जो डाउट्स होते हैं उनको वो कलेक्ट कर पाते हैं, उनकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। उसके अलावा फैकल्टीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा टाइम में, जैसे सेल्फ स्टडी का काफ़ी टाइम है, तो उस समय में अगर बच्चों को भी अगर डाउट है तो फैकल्टीज़ उस टाइम को अपना फ्री करके वो फैकल्टीज़ को बच्चे बुलाते हैं और फैकल्टीज़ आते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बच्चों की हेल्प करते हैं उनके डाउट सॉल्व करने में। तो ये काफ़ी एक नई अनोखी चीज़ है, कम बच्चों को रख के यहाँ पे जो पढ़ाई करवाई जाती है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है बाकी जगहों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होते हैं 40 होते हैं और दूसरी जगह पे 100, तो ऐसा क्यों रखा जाता है? क्यों ना वो लोग भी स्ट्रेंथ को 40 कर लें? इसका कोई रीज़न? देखिए, इसका रीज़न ये है कि मेनली बाहर जो कोचिंग चल रही हैं वो मोस्टली एक एंटरप्राइज़ है, वो एक उनका बिज़नेस है, तो वो एक मोरल जो लेवल है वो सभी का उतना हाई नहीं होता है। और साथ ही साथ इतने एक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है बाहर, वो क्योंकि वो बच्चे कम नहीं करते हैं और वो बैचेस बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे, अगर बैच छोटे साइज़ छोटे करके और बैचेस बढ़ा देंगे तो फैकल्टी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। इतने आप टीचर्स नहीं ला सकते, इतने टीचर्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो इतनी स्टेबिलिटी और इतने सारे टीचर्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए किया जाता है कि फैकल्टीज़ आपने कम रखी, आपका कम फैकल्टीज़ में काम हो रहा है, आपकी कॉस्ट भी बची और साथ ही साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल। ये हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मोरल लेवल है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है, क्योंकि यहाँ जो संस्कार हैं वो सारे मेंटेन हैं, तो इस कारण से यहाँ पे जो बैच हैं वो छोटे रखे जाते हैं। अच्छा, मैं ये भी सुनने में आया कि तुम्हें यहाँ से स्कॉलरशिप मिली है, स्वामी जी ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है। देखिए, मैं यहाँ आचार्यकुलम से पीसीए से पहला बच्चा था, पहला मैं छात्र हूँ आचार्यकुलम का जिसने आईआईटी में दाखिला लिया है। तो इसी खुशी में स्वामी जी ने मुझे ये आगे की उन्होंने ऐसा एक अनाउंसमेंट किया कि आगे की पढ़ाई का खर्चा पतंजलि उठाएगा, मेरी जो भी आगे की पढ़ाई होगी। तो इस बात का बहुत बहुत आभार स्वामी जी को। मुझे ये भी जानना था कि जितने भी सारी चीज़ बताए, इसमें एक दिनचर्या के बारे में मुझे जानना था। यहाँ पे काफ़ी फेमस है जो कि दिनचर्या कहा जाता है, जिससे कि हम लोग बोलते हैं शेड्यूल क्या है, रूटीन क्या है। तो यहाँ पे एक नाम बड़ा ही फेमस है, दैट इज़ दिनचर्या। तो दिनचर्या कैसा रहता है यहाँ पे? थोड़ा सा बताइए। देखिए, यहाँ जो सुबह उठने का टाइम है वो है सुबह 4:30 बजे। तो 4:30 बजे जब हम उठते हैं, उसके बाद अपना सुबह की क्रियाएं करके उसके बाद हमारा प्रतिदिन योग होता है। योग के बाद हम अपना नहा धो के उसके बाद हमारा हवन होता है। हवन जो होता है वो शुरुआत में तो प्रतिदिन होता है, लेकिन जब हमारी पीसीए की कोचिंग स्टार्ट हो गई तो थोड़ा पढ़ाई में समय ज़्यादा देने के लिए हमारे हवन को हफ्ते में 1 दिन तक सीमित कर दिया गया। तो हफ्ते में सिर्फ संडे के दिन हम हवन करते हैं, बाकी दिनों में हमारा एक स्वाध्याय का समय होता है, सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, वो हम सेल्फ स्टडी करते हैं। तो या तो हवन होता है या फिर नॉर्मल डेज पे सेल्फ स्टडी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्लासेस पूरी चलती हैं। उसके बाद हमें लंच होता है, तो लंच के बाद स्नैक्स और डिनर के बीच का जो टाइम है वो एक बहुत बड़ा एक गैप होता है जो हमें समय मिलता है सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो वो एक टाइम है, वो हमारे पास पूरा का पूरा फ्री है, उसमें हम क्लास में सेल्फ स्टडी करते हैं। तो और एक और बात कि वो हमारी जो सेल्फ स्टडी है वो मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में होती है। जैसे बाहर क्या होता है कि अगर आपकी क्लास के बाद आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस समय कोई आपको देखने वाला नहीं है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है आपने पढ़ाई करी या नहीं करी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्लास में बैठ के उस समय में, फ्री समय में, जो हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, उस समय में हम अपनी क्लास में बैठ के किसी की गाइडेंस के अंदर कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनके अंडर में हम पढ़ाई करते हैं। उससे हमारा क्या है, डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं वो मिनिमलाइज हो जाते हैं, कम से कम डिस्ट्रैक्शन होते हैं और बच्चा फोकस करके हर कोई पढ़ पाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है यहाँ पे, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मॉनिटर कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, मॉनिटर एनवायरनमेंट में जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद जो हम डिनर करते हैं, डिनर के बाद हमारा दूध का टाइम होता है और शयन मंत्र होता है, और शयन मंत्र के बाद हम फ्री हैं अपना रूम पर जाने के लिए। तो उसके बाद
रूम पे रात को जितने बजे तक बच्चा चाहे वो उस समय तक पढ़ाई कर सकता है और वो अपना हिसाब से सो जाता है ताकि अगले दिन वापस 4:30 बजे तक उठ जाए। अच्छा, तो ये जो आपने कहा कि जो मॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में आपकी सेल्फ स्टडी होती है, तो ये कहाँ पे होती है? हॉस्टल में होती है, क्लासरूम में होती ये है? क्लासरूम में होती है हमारी। अच्छा, क्लासरूम में होती है। हॉस्टल में एक्चुअली मॉनिटर करना आसान नहीं है और हॉस्टल में बेड है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, तो ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल रखी जाती है, क्लास में कराई जाती है ताकि बच्चा मतलब नींद ना आए उसको बेकार में बातें ना करे, हाँ, ये सारी चीज़ें। और उन्हें मॉनिटर किया जा सके आसानी से। अच्छा, अच्छा। जैसे कि मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, तो उस समय कोई दोस्त आ गया बात करने के लिए, तो उनसे बातें में लग जाता था और समय किस तरीके से निकल जाता था, हमें पता भी नहीं चलता था। तो इसका भी एक बेनिफिट मिलता होगा। जी, बिल्कुल मिलता है। जैसे हम कभी भी रूम पे अगर रहते हैं, आपस में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है और सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, जो कोचिंग में हैं या जो कोचिंग में नहीं हैं। तो किसी से भी कभी भी इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, तो आप इंटरेक्शन अगर आप हॉस्टल में हैं, तो आप इंटरेक्शन को बंद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो उस समय अगर आप कोई बात करना चालू करते हैं और उस समय कोई टॉपिक अगर सामने आ जाए, तो आपको भी नहीं पता चलता कब आपका टाइम निकल गया। आप गप्पे लड़ाने में इतना समय व्यर्थ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए ये सब चीज़ अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है, आप क्लास में रह के सेल्फ स्टडी करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका टाइम सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन आपका यही है कि आप सेल्फ स्टडी करिए, वो भी क्लास में रह के। उससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। अच्छा, ये पतंजलि जो करियर एकेडमी है, पीसी है, ये रेसिडेंशियल है, तो मुझे लगता है इसमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते होंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर कोचिंग वगैरह करते हैं, तो वो खुद से जाना होता है उनको खाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होते होंगे, एनर्जी वेस्ट होते होंगे। तो यहाँ पे भी बेनिफिट मिलता ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल मिलता है बेनिफिट। यहाँ बेनिफिट इस तरह से है कि जैसे बाहर जो बच्चे होते हैं उनको, जैसे हॉस्टल किसी का पास है लेकिन किसी का दूर है और सारे बच्चे जैसे आने जाने का जो समय होता है थोड़ा सा यहाँ से तो दूर ही होगा जिसका जहाँ भी होगा, और साथ में उसके बाद क्या होता है खाने के लिए उन्हें बहुत दूर जैसे वापस अपने पीजी तक या हॉस्टल तक जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर वो क्लास में जाएंगे या रूम पे जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि सभी चीज़ें आस ही पास हैं, आप हॉस्टल वहीं है आपका, बीच में मेस पड़ता है, बगल में आपका क्लास चल रही है, तो आप यहाँ से गए और आपने क्लास करी, आपने खाना खाया, फिर क्लास में आ गए, फिर खाना खाया, रूम पे चले गए। तो और साथ ही साथ एक और बेनिफिट ये है कि जो हमारी जो बोर्ड के लिए जब तैयारी करने का समय आता है, जो बोर्ड के लिए तैयारी करनी होती है, उस समय जो बाहर की कोचिंगें होती हैं वहाँ कोचिंग वाले कोई ढिलाई नहीं करते हैं, वो अपना सिलेबस कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट बेस्ड उनकी पढ़ाई है, तो उनका पढ़ाई बिल्कुल रुकती नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को ज़रूरी है, जो मतलब कोचिंग के अलावा उसे बोर्ड का पढ़ना ज़रूरी है, तो उसे बोर्ड में पढ़ाई करने के लिए उसे अलग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, डमी स्कूलिंग चलती है। तो वो अगर स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, वो स्कूल में अगर जाके पढ़ना चाहता है, तो वो स्कूल जाएगा, तो उसकी कोचिंग की क्लासेस मिस होंगी, तो उसका ये एक बहुत बड़ा एक ये लॉस हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कूल के साथ ही इंटीग्रेटेड पीसीए चल रहा है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके स्कूल की कोई अगर आपकी क्लास लगनी है, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कोचिंग की क्लास है वो नहीं होगी, तो आपका कोई लॉस नहीं होगा उस समय पे। तो या तो आप कोचिंग का पढ़ रहे हैं या आप स्कूल का पढ़ रहे हैं, और हेल्प दोनों जगह करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कोचिंग वाले जो फैकल्टीज़ हैं हमारी वो स्कूल के बोर्ड के लिए हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प पूरी करते हैं। बस ये है कि ऐसा नहीं है कि आधे बच्चे पढ़ रहे हैं, आधे बच्चों को स्कूल में एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होता है। ये रहता है कि अगर कोई ज़रूरत है कभी किसी को बोर्ड की क्लास की, तो ऑल टुगेदर आपकी जो कोचिंग है वो बंद कर दी जाती है। तो इससे कोई भी एक सब में समानता बनी रहती है, कोई भेदभाव नहीं होता। अच्छा, मतलब बाहर में तो जनरली डिफ़िकल्टीज़ आते होंगे क्योंकि कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं और स्कूल कभी भी आपको बुला लिया किसी भी टाइम पे कि प्रैक्टिकल्स हैं, और ख़ास करके ये 12th में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते होंगे क्योंकि उस समय बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी प्रेशर बना रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, और उन्हें प्रैक्टिकल्स भी सबमिट करने होते हैं और कोचिंग को भी उन्हें उस समय पे सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो मे बी उस समय यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलता होगा। जी, जो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो एक्चुअली स्कूल को ही डिसाइड करने होते हैं। तो डमी स्कूलों में क्या होता है कि हर स्कूल में
अलग अलग जगह से बच्चे आए होते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के, तो वहाँ वो स्कूल जो फिक्स कर दिया कि इस टाइम पे आपका प्रैक्टिकल होगा इस तारीख को, तो वो फिर कोई चेंज नहीं करवा सकता, क्योंकि वो किसी के लिए सूटेबल है, किसी के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो एंड में सबको प्रैक्टिकल में जाना पड़ता है, आखिर में कोई ना कोई अपनी क्लास छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल स्कूल और पीसीए हमारा इंटीग्रेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो प्रैक्टिकल होता है वो सारी बात पहले से हुई होती है कि जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन कोचिंग नहीं होगी, और इस तरह से प्रैक्टिकल को इस तरह से मतलब शेड्यूल किया जाता है कि बच्चे का पढ़ाई में, जो कोचिंग की पढ़ाई है उसमें मिनिमम लॉस हो और उसकी प्रैक्टिकल की भी तैयारी अच्छी तरह से हो पाए। अच्छा राघव, यहाँ के दिनचर्या के बारे में जैसे आपसे बात हुई तो आपने ये बात भी बताया कि जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले योगा कराया जाता है, और आज के समय में योगा काफ़ी अच्छे तरीके से बूम कर रहा है, सभी जगह पे एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। पहले भी किया जाता था लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। और मुझे एक बात ये भी जानना है कि जनरली स्टूडेंट लाइफ में लोग योगा नहीं करते। योगा सिर्फ देखता हूँ ज़्यादातर टाइम पे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो करते हैं और हेल्थ को लेकर के करते हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ में योगा का क्या योगदान है और किस तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है? यहाँ पे क्या कल्चर है और किस तरीके से सपोर्ट करता है? देखिए, एक बात जो सभी ने सुनी होगी, वो एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहला से सुख निरोगी काया। तो ऐसा नहीं है कि आपको योगा करना है तो वो सिर्फ आप बुढ़ापे में करें, क्योंकि वो बुढ़ापे में आदमी इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाता है कि अब उसके शरीर में कोई रोग ने पकड़ लिया है। तो उस समय जब उसे ये चीज़ समझ आती है कि मेरे को कुछ हो गया या मेरे को ये बीमारी है, तब वो योग करना चालू करता है। तो लेकिन इससे सबसे बेहतर उपाय है कि आप अगर बचपन से ही, यानी कि अपने बाल जीवन से अगर आप योग करते हैं तो आपको कभी बीमारी होगी ही नहीं। तो ये एक बात है जो सभी को कोई गलतफहमी में अगर रहता है कि हम बचपन में योग क्यों करें, हमें कोई बीमारी नहीं। योग इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, आगे कोई बीमारी होगी भी नहीं, अगर होनी भी वाली हो तब भी वो बच जाएगी। तो इसीलिए हमें योग करना चाहिए। तो हम जो है सुबह सुबह योग करते हैं, हमारा सुबह योग का टाइम है 5 बजे, सुबह 5 बजे का टाइम है। तो हम प्रतिदिन 40 मिनट योग करते हैं। तो उसमें योग, आसन, दंड एवं प्राणायाम, ये हमारी जो चीज़ें हैं, ये मेनली ये चीज़ें हमें कराई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम योगिक जॉगिंग करते हैं और दंड आदि करते हैं, मतलब ये हमारी एक शारीरिक बल के लिए ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा उसके बाद हम आसन और प्राणायाम कराए जाते हैं और साथ ही साथ उसमें ध्यान करवाया जाता है। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान का जो महत्व है वो कुछ बढ़ के है। इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल पे चली जाती है, और साथ ही साथ जो हमारा स्वास्थ्य है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। जो हमारी आंतरिक जो बीमारियां हैं, जो शारीरिक बीमारियां, तो मतलब जो शारीरिक जो दुर्बलताएं हैं वो तो योग, जॉगिंग और ये दंड वगैरह से दूर हो जाती हैं, लेकिन जो आंतरिक जो हमारी बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो सारे प्राणायाम और ध्यान और जो हमारा योग चल रहा है इस चीज़ से वो दूर होती हैं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट लाइफ है, जो हमारा ये जो समय है, ये समय एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि इस समय पे बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, उनके माता पिता की तरफ से, उनके गुरुजनों की तरफ से, सभी तरफ से, और समाज की नज़र में भी उन पे काफ़ी एक प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर का इतना ज़्यादा होता है कि मेंटली एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अगर बच्चे, खास करके अगर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो बच्चे की, तो वो उस स्ट्रेस को किसी तरह मैनेज करने के लिए वो योग और वो जो प्राणायाम और ध्यान ये करवाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा अंदर का जो शरीर है, जो हमारा मन है, वो शांत होता है, मन चेतना हमारी शांत होती है। इससे हमें अपने अंदर की सारी भावनाओं को एक तरह से कंट्रोल करने का वो हमें अवसर मिलता है, हम उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो मेंटली हमें जितना स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जितनी हम पढ़ाई करते हैं, मेंटली हम थक जाते हैं, तो वो एक सारा रिलैक्स हमारा हो जाता है शरीर। इसीलिए हाँ, योग करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो सभी को योग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र के उसमें आता हो। अच्छा, ये योग जो है वो दूसरी जगह पे तो मैंने नहीं सुना है किसी स्टूडेंट को कराया जाता है, ये और कहीं पे है या सिर्फ यहीं पे है? देखिए, और ऐसा तो नहीं है कि और कहीं होगा नहीं, होगा ज़रूर, हो सकता है हमने सुना ना हो, लेकिन हाँ, योग
आजकल अब स्वामी जी ने इतना प्रचार किया है योग का, तो धीरे धीरे योग फैल रहा है। और साथ ही साथ जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो लोग इसको हमसे ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को अपने एक ट्रेडिशन में वो धीरे धीरे शामिल करना चालू कर दिया है। और साथ ही में इंडिया में भी कई जगह ज़रूर मेरा पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं होता होगा, कई जगह होता होगा, बस वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है वो जगह। कोचिंग में ज़्यादा नहीं देखा जाता कोचिंग फील्ड्स में तो खैर ये है कि पढ़ाई से के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उस पर किसी का कोई फोकस नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहता है। वहाँ बाकी जो हमें माइंडसेट जो डेवलप करके रखना होता है, हमें जो प्रिपेयर होना होता है, वो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, मेंटल प्रिपरेशन पे। लेकिन यहाँ पे योग कराया जाता है, उससे जो एक हमारा मेंटल लेवल है वो पूरी तरह हम प्रिपेयर रहते हैं किसी भी, और सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में ही नहीं और भी लाइफ के बाकी फील्ड में हम हर चीज़ के लिए मेंटली एक इमोशनल एक लेवल हमारा बिल्ड हो जाता है, जिससे आगे कोई भी सर्कमस्टेंस हमारे सामने आए तो हमें उसे कोप करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, मुझे एक बात ये भी जानना था कि जैसे योगा होती है तो कुछ ऐसे भी तरह के, मुझे जैसा सुनने में आया था कि ऐसे भी तरह के योगा होते हैं जिससे कि मेमोरी पावर को अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकते हैं, या हम थ्रू आउट द टाइम काफ़ी एनर्जेटिक रह सकते हैं कम सो करके भी। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? जी देखिए, जैसे जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो एक सीपीयू की तरह है, तो सीपीयू तभी सही से चल सकता है जब उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सही तरह से काम कर रहे हों। तो उसी तरह जो हमारा शरीर है उसमें हमारा जो ब्रेन है वो जब तक सही से काम नहीं करेगा तब तक हमारा शरीर कोई भी काम नहीं कर सकता। तो जो हमारा दिमाग है, जो बुद्धि है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसको उसके बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, हम आसन करते हैं। तो उन आसनों में कई तरह के आसन होते हैं, जैसे वृक्षासन, गरुड़ासन, इस तरह के जो आसन होते हैं जो बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने वाले होते हैं, उनमें उन आसनों को प्रैक्टिस करने से हमारा जो माइंड का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड होता है। और जब तक कंसंट्रेशन आपका नहीं होगा तब तक आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं हो सकती। साथ ही साथ जो हमारा प्राणायाम है, जैसे कि अनुलोम विलोम और कपालभाति है, इससे हमारे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारे लंग्स पूरी तरह खुलते हैं, उससे पूरे शरीर में, माइंड ही नहीं पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि दिमाग उसका जो पोटेंशियल है जो हमारे ब्रेन का, वो एक लेवल ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ से हमारे मेमोरी में और साथ ही साथ कंसंट्रेशन में, जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीज़ें हैं, मेमोरी और कंसंट्रेशन, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, जैसा कि मैंने बीच में भी बात किया था कि समय एक न एक टाइम स्टूडेंट में ऐसा आता ही है जब वो डिमोटिवेट हो जाता है और स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि अब हमारे लाइफ के साथ क्या होगा। और इसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स, हालांकि ये काफ़ी दुखद है, लेकिन सुसाइड्स भी कर लेते हैं। और ऐसा इंसिडेंट तो हमें काफ़ी ज़्यादा कोटा में सुनने के लिए मिलता है। तो क्या ये योगा सही में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाता है? जी बिल्कुल, योगा जो हम योग और प्राणायाम यहाँ करते हैं उससे, जैसा कि मैंने बताया, एक जो हमारा इमोशनल लेवल है, जो मेंटल लेवल है, वो इतना बिल्ड होता है कि हम किसी भी तरह के स्ट्रेस को झेल सकते हैं। कोटा में एक्चुअली ये केसेस ज़्यादा इसीलिए मिलते हैं देखने को, क्योंकि वहाँ जो फैकल्टीज़ हैं वो सिर्फ पढ़ाती हैं, वो सिर्फ पढ़ाते हैं, काम देते हैं। अब कोई बच्चा उतने लेवल पे उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता अगर, तो वो किसी को जाके ये नहीं कह सकता कि आप काम कम दे दो, या किसी फैकल्टी को जाके ये नहीं कह सकता कि आप क्या कहते हैं होमवर्क आपने कम कर दिया, होमवर्क कम करवा लिया, ये आप नहीं कर सकते। तो वहाँ आपको उस लेवल को मेंटेन उनके हिसाब से आपको चलना रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक अंदर ही अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है। साथ ही जो जैसे यहाँ पे हम बच्चे आपस में एक साथ रहते हैं तो आपस में एक दूसरे सुख दुख बांट सकते हैं अपने, खासकर ज़्यादातर बच्चे एक दूसरे के चप्पे चप्पे को अच्छे से जानते हैं कि कौन किस तरह बिहेव करता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कोटा में क्या है, या बाकी और भी जगह हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ फ्रेंड सर्कल एक सबका नहीं होता है। कई लोग होते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा, किसी का सर्कल नहीं होता है, या कंपटीशन के चक्कर में
क्या कहते हैं, किसी ने किसी को आइसोलेट कर दिया, कोई अपने आप से सेल्फ सेंटर्ड होके कोई तैयारी कर रहा है, कोई दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहता। तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे थोड़ी एक बैड पॉइंट वहाँ पे बन जाता है कि वहाँ एक कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ थोड़ा सा ये स्ट्रेस को मैनेज करने की जो कैपेबिलिटी है वो सभी बच्चों में नहीं हो पाती है। तो वहाँ इस चीज़ को लेके थोड़ी सी वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे पीसीए में ये हमें योग कराया जाता है, और साथ ही साथ हमारा मेंटल लेवल तो इतना बिल्ड हो ही जाता है योग से, और साथ ही में जो बच्चे हैं हमारे पास, अगर आप बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो भी जाते हैं या आप स्ट्रेस में हैं, तो आपके पास खेलने के लिए है, आपके पास ग्राउंड है पूरी तरह, आपके पास और भी दोस्त हैं जो कोचिंग में नहीं हैं, वो आपके साथ आप बैठ के थोड़ा आराम कर लिए, आप बैठ के हंसी मजाक भी कर लीजिए थोड़ी देर। थोड़ा सा ये बस थोड़ा दिमाग में ध्यान में रहे कि आपका समय ज़्यादा तो नहीं जा रहा, लेकिन आप इतना अगर आप करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही में और जो बाकी साथ के बच्चे हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करने में, मतलब वो आपको ऊपर खींचते हैं, आपकी टांग नीचे खींचने के बजाय सभी मिलके ऊपर खींचते हैं। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है पीसीए का। अच्छा, ये राघव मुझे ये बताओ, ये जो अभी योगा के बारे में बात करी, तो वो सुबह के समय ही क्यों कराया जाता है? और मैंने एक थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सुना है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, और क्या है थोड़ा सा बताओ। देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वो सुबह का जो समय होता है, उस समय हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड और बॉडी है, वो अपने कूलेस्ट पे रहते हैं। वो पूरे दिन में जब आप जब भी उठेंगे, आप अगर कभी देखेंगे, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी, आपको सुबह उठना पड़ेगा इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। वो समय होता है पूरे दिन का, जिस समय हमारा जो पूरा शरीर और मन हमारा सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो उस समय पे हम जो भी क्रियाएं करती हैं, अगर उस समय हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो हमारी मेमोरी में बिल्कुल अच्छे से वो बिल्कुल बैठ जाती हैं वो चीज़ें। या फिर हम अगर उस समय योग करते हैं या और कोई काम करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करो। जैसे हमारे बड़े कहा करते थे, सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करो, सुबह सुबह उठ के इसीलिए योग और प्राणायाम करना चाहिए। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उस समय अगर हम सुबह उठ के जैसे योग करते हैं, तो उसका फायदा होता है कि सुबह सुबह एक तो हवा जो शुद्ध होती है वो हमारे शरीर में जाती है, तो उससे हमारे लंग्स खुलते हैं और दिमाग को पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है। तो और साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्ड होती है, स्ट्रेंथन होती है, और साथ ही साथ जो फोकसिंग और कंसंट्रेशन जो पावर है वो एक बिल्ड होती है, और जो हमारी मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए उस समय अगर आप पढ़ाई भी करो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी बैठता है। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझने हैं, फॉर्मूले याद करने के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है आप सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त का जो समय जिसे कहा जाता है, सुबह सुबह उठ के आप फॉर्मूले याद करिए। या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो सुबह सुबह वो बेस्ट टाइम होता है। साथ ही साथ उस समय जो सुबह का समय होता है उसमें अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसका एक बेनिफिट और है कि आपने रात में आपकी नींद अगर थोड़ी सी कम भी अगर पूरी नहीं हो पाई, थोड़ी सी रह भी गई है, लेकिन तब भी अगर आप सुबह उठ के योग कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो उसका इफेक्ट ये होता है, बेनिफिट होता है कि आपको पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी पूरे दिन, और आपको जैसे दिन में नींद नहीं आएगी। तो अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप लगातार 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक आप लगातार सुबह उठ के देखें, तब आपको ये चीज़ फील होगी कि आप अगर कम भी सो रहे हैं, आपकी नींद अगर आप नॉर्मल टाइम पे सोएं लेकिन आप उठें थोड़ा जल्दी सुबह के टाइम पे, तो आपको पता चलेगा, आपको ये फील होगा। ये चीज़ देखने की चाहिए नहीं है, ये हर कोई खुद से ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके ये फील कर सकता है। आपको खुद समझ में आएगा कि आपके शरीर में ऊर्जा कितनी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, और आपको एनर्जेटिक फील होगा और आपको थकान महसूस नहीं होगी। बाहर क्या होता है कि बाहर कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे रात तक पढ़ते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो इसका ये एक बुरा इफेक्ट पड़ता है रात को पढ़ने का। और बल्कि इससे अच्छा है कि आप अगर सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, आप तब पढ़ें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए जो है ये ब्रह्म मुहूर्त का ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी आजकल प्रचलन में भी है, और यही हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि रेसिडेंशियल है तो मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं है,
ओके, तो आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि अगर मोबाइल नहीं है तो हमारे काम रुक जाते हैं और बहुत सारे चीज़ होते हैं तो हमारे मोबाइल्स पे होते हैं, और ख़ास करके स्टूडेंट लाइफ में मैंने ऐसे बहुत सारे ऑब्ज़र्व किए हैं। मेरे टाइम पे तो मोबाइल्स इस तरीके से नहीं आए थे, लेकिन हाँ, अभी के टाइम पे मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि मोबाइल से स्टडी करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये किस तरीके से फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है स्टूडेंट के लिए? देखिए, आज के ज़माने में मोबाइल का इतना ज़्यादा महत्व हो गया है क्योंकि हमने उसे इतना महत्व दिया है। एक ज़माना था, जैसे आपने भी बताया, आपके समय पे जब आप छात्र रहे होंगे, उस समय मुझे नहीं लगता उस समय मोबाइल बहुत, मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर लोगों पे नहीं होंगे फ़ोन वगैरह। तो उस समय बिना मोबाइल के काम चल रहा था। और लेकिन आज के ज़माने में क्या है, जो बाहर जो बच्चे रहते हैं, जो घरों में रहते हैं, वो देखते हैं फ़ोन चला रहा है, क्योंकि मम्मी-पापा हमारे फ़ोन चला रहे हैं, या साथ का कोई दोस्त है वो फ़ोन चला रहा है, तो उससे एक आपस में देखा-देखी में एक वो होड़ सी मच जाती है। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में हमें मोबाइल देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में क्या है, हमें जब यहाँ रखा जाता है, जब हम शुरुआत में 5वीं में यहाँ छोटे-छोटे आए होते हैं, हमें तब से मोबाइल से दूर रखा जाता है। यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, साथ में हमें ये भी बताया जाता है, हमारे माता-पिता को भी ये बताया जाता है कि जब बच्चा घर जाए तो आप आपस में एक साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, ना कि मोबाइल में लगने से। क्योंकि मोबाइल में आप लग जाओगे तो आप अलग, माँ-बाप अलग, तो फिर आपके घर जाने का, छुट्टी मनाने का मतलब क्या रहा? तो इस तरह से यहाँ मोबाइल से दूर रखा जाता है, और धीरे-धीरे इसकी आदत, धीरे-धीरे तो नहीं कहेंगे, तुरंत ही, क्योंकि उस समय तक कोई होती नहीं है आदत, तो हमारी हमारी ये एक लाइफ में ढल जाता है ये चीज़। तो हमें एक आदत पड़ जाती है बिना मोबाइल के जीने की, तो हमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। साथ ही एक और बात जो आपने बताई कि बच्चे पढ़ाई करते हैं मोबाइल से। देखिए, जब आपके पास इतनी अच्छी फैकल्टीज़ हैं पढ़ाने के लिए, और साथ में आपको हर तरह का मटेरियल मिल रहा है, फ़ोन पे आप अगर नोट्स पढ़ रहे हैं, उससे, और आप एक कंपैरिज़न करिए कि आपके हाथ में अगर शीट लगी हुई है नोट की, तो आप बताइए क्या बेटर होगा? बताइए। बिल्कुल, मुझे तो अभी भी आज भी हार्ड कॉपी में सारी चीज़ करने में ज़्यादा पसंद आती है। और बिल्कुल, वो फ़ील जो आता है, वो जो उस कागज़ को पकड़ के, वो मतलब एक एक तरह से डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट बनता है, तो वो एक अलग ही एक तरह का एक फ़ीलिंग होती है। तो वो जो एक्सपीरियंस जो, और जितनी तरह से हमें सामने हाथ में हार्ड कॉपी से पढ़ने में समझ में आता है, आप जैसे उसे आगे-पीछे जैसे भी करना चाहे वो कर सकते हैं, तो वो उससे एक अलग ही तरह से वो माइंड कैच करता है उस चीज़ को। और सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में गया नहीं गया। कई बार होता है कि बच्चा पढ़ते-पढ़ते थक गया, आँखें थक जाती हैं, दिमाग थक जाता है, क्योंकि वो उसका जो रेडिएशन वगैरह होता है, उससे भी असर पड़ता है। तो ये उसके एक अलग तरह के उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो और साथ ही साथ एक और बात, कि जब फ़ोन जो होता है वो एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा मीडियम है। आज के ज़माने में फ़ोन पे हर तरह की चीज़ें हैं। वो इंटरनेट जो है वो एक कह सकते हैं वरदान भी है, श्राप भी है, अभिशाप भी है। लेकिन वो चीज़ समझना इस एज में, हमारी जो एज है स्टूडेंट लाइफ में, उस चीज़ को समझना इतना आसान नहीं है। तो जो छात्र होते हैं, अगर उनके हाथ में आप फ़ोन दे दीजिए, तो एक टेंडेंसी बनेगी बच्चे को कि जो चीज़ मना करी गई है वो उस चीज़ की तरफ बढ़ेगा। तो वो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसीलिए, और बच्चा क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, और उसे वो चीज़ पसंद आ रही है जो चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो इस दिशा में चला जाता है, और फिर उस दिशा से उसको वापस सही रास्ते पे लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि बच्चे हैं, ज़िद्दी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है, और इस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप फ़ोन और इन सब टेक्नोलॉजी को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व ना दें। आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, जितना दूर हो सकता है उतना रहें, क्योंकि आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना हमें पीसी और स्कूल प्रोवाइड करता है। जैसे हमें घर बात करनी है, या थोड़ा बहुत हफ़्ते में 1 दिन, वो उतना उस समय, कुछ समय के लिए हमें सारी फ़ोन और कंप्यूटर लैब भी है, तो ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो उतना कॉलिंग कर ली घर पे, उतना काफ़ी है। उसके ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें हैंडमेड या हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड हो रही हैं। तो जब आपके पास सामने फैकल्टीज़ हैं, वो आपको चीज़ें फिर से बता सकते हैं, तो आपको वीडियोज़ वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने आमने-सामने जो कोई व्यक्ति बताता है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो फ़ोन की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में इसीलिए होती है, क्योंकि हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस देने दी। तो इसीलिए मेरा तो कहना यही रहेगा कि
फ़ोन जितना अभी फ़ोन से यहाँ पे दूर रखा जाता है वो एक बहुत बढ़िया कदम है और ये बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा, एक मैं अभी प्रदीप सर से भी बात कर रहा था, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया सा टर्म यूज़ करा, दैट इज़ डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। और जो नाम से ही काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो अभी जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे मोबाइल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? वहाँ का जो शेड्यूल है, मतलब हमारे उधर जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली हमें जो प्रोफेसर्स होते हैं वो स्लाइड बना के लेके आते हैं, तो वो क्लास में उस समय स्लाइड पे शो कर देते हैं और बाद में वो स्लाइड हमें भेज दी जाती हैं। लेकिन हमारे पास कॉपी है, हम उसे जब क्लास के टाइम पे आप उसे लिख लीजिए। स्टार्टिंग में आप जैसे नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं उस समय हमने नोट्स बना लिए, क्योंकि वो एक स्लाइड में थोड़ा वो एक्स्ट्रा ही लिख के लाते हैं, जो वो चीज़ पढ़ाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा लिख के लाते हैं, क्योंकि कॉलेज की जो स्टडी होती है वो एक अलग तरह की हो जाती है। तो वहाँ पे जो चीज़ उन्होंने लिख के दे दी वो चीज़ समझना आपको ज़रूरी नहीं है। वहाँ फुल कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। वहाँ कॉन्सेप्ट के अलावा आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको बढ़िया नंबर आ जाएंगे, काम चल जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे बाकी ये है कि अगर आपके पास आप क्लास में अटेंड नहीं करे, आपने क्लास में नहीं गए हैं, तब आपको उन स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ हमारे पास लाइब्रेरी है पूरी, तो लाइब्रेरी हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, 5 लाख किताबें हैं हमारी लाइब्रेरी में। तो आप कभी भी, वो 24 घंटे रीडिंग हॉल खुला रहता है, आप कभी भी जाइए, आप लाइब्रेरी में से बुक ले सकते हैं। और एक ही तरह की कई बुक भी रखी हुई हैं लाइब्रेरी में ताकि ज़्यादा बच्चे यूज़ कर सकें। तो इस तरह से फ़ोन का एक मेनली जो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ फ़ोन का होता है वो पढ़ाई में तो उतना नहीं होता, वो मेनली कम्युनिकेशन में और इंटरेक्शन में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज होना है तो उसका जो एक कोऑर्डिनेशन है उस चीज़ में फ़ोन का ज़्यादा यूज़ होता है। तो और क्योंकि हम नॉर्मली कॉलेज लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हमें और दूसरी चीज़ें करने का कोई बहुत ज़्यादा मौका मिल नहीं पाता है, तो आपको जितना थोड़ा बहुत टाइम मिल गया दिन में एंटरटेनमेंट के लिए वो, और बच्चे इतने हैं कि आप आपस में ही एक दूसरे से बात करके खुश रहते हैं, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा फ़ोन पे डिपेंडेंसी सिर्फ कोऑर्डिनेशन वाले फील्ड में, कम्युनिकेशन के उसमें है, क्योंकि बड़ा है कैंपस काफ़ी, तो उसमें बस ये एक चीज़ रहती है, बाकी पढ़ाई की उसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो आजकल मैं ये मोबाइल में आजकल ये भी देखने लग गया हूँ कि वो उसमें किड्स मोड आने लग गए हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो चुका है अपने लाइफ में कि टाइम टू टाइम हम लोग खोल के देखते रहते हैं, सोशल मीडियाज़ को यूज़ करते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है मुझे लगता है जहाँ तक। जी, ये सोशल मीडिया का जो आजकल जो लत बन गई है छात्रों के अंदर और जो युवा हमारी पीढ़ी है उसके अंदर, कि हमने सोशल मीडिया पे अगर कोई है तो वो बार-बार उसे खोल के उसे बार-बार खोलता है। वो मतलब अगर 10 मिनट वो चैन से नहीं बैठ सकता। अगर वो कहीं खाली बैठा है तो वो खोल के सोशल मीडिया, फेसबुक खोल लेगा या इंस्टाग्राम खोल लेगा। तो और साथ ही साथ आज के ज़माने में क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि बच्चे को फ़ोन दे देते हैं। बच्चा अगर रो रहा है, बच्चे को चुप कराने का टाइम नहीं है, बच्चे को फ़ोन दे दिया। तो उससे क्या होता है, बच्चे को फ़ोन की आदत हो जाती है। बच्चे को पता चल गया कि मैं रोऊँगा मुझे फ़ोन मिल जाएगा। बच्चा रोने लगता है, बच्चे को फ़ोन मिल गया। अब बच्चा जब फ़ोन चलाता है तो उसमें इस तरह की कई चीज़ें हैं, जो सोशल मीडिया हैं, जो ये सभी तो बड़े लोगों में भी डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देती हैं, तो छोटे बच्चे तो क्या ही चीज़ हैं। तो इसीलिए आजकल तो अब जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गईं, वैसे अगर देखा जाए मोरली ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी कभी। ये शुरू ही ना होती तो सबसे अच्छा होता, लेकिन आजकल लोगों पे टाइम नहीं है, बच्चों पे फ़ोन आज दे देते हैं जो माता-पिता, तो उस समय जब ये घटनाएँ इतनी बढ़ने लगीं इस तरह की, तब ये किड्स मोड नाम की चीज़ जो लागू करी ये फ़ोन वालों ने और ये कंपनी वालों ने सोशल मीडिया वगैरह पे, तो ये सब चीज़ें किड्स मोड उस समय जब ये आया, तो ये सब इसीलिए है ताकि ये लत ना लग पाए किसी को, और फ़ोन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसका बुरा यूज़ ना हो पाए बच्चों के हाथों में अगर है तो। तो लेकिन इसका ये है तो सब हमारी ही गलती है एक तरह से अगर देखा जाए तो। तो इसका सबसे अच्छा उपाय तो यही है, आप फ़ोन से दूरी रखें बच्चों को जितना हो सके। जब उसे सही में फ़ोन की ज़रूरत है, जब तक उसे ज़रूरत नहीं है तब तक फ़ोन का इस्तेमाल मतलब उसको देना नहीं चाहिए। जब एक समय आएगा जब बच्चे को ज़रूरत होगी, जब बच्चा आपसे दूर जा रहा है, जब तक बच्चा आपके पास है आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा आपसे दूर जा रहा है, बच्चा अकेले रहेगा कहीं पे,
जब उसे ज़रूरत है, वो सभी माता-पिता जानते हैं कि सही समय कब होता है, तो वो उस समय पे उनको देनी चाहिए। उनको फ़ोन वगैरह इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। अच्छा, तो एक चीज़ और थी, मैंने दिनचर्या के बारे में जब पूछा था, तो उस समय आपने कहा था कि एक हवन भी होती है संडे को, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, वो क्या है? किस तरीके से चीज़ें होती हैं? देखिए, जो हवन जो हमारे यहाँ पे होता है, वो एक आर्य समाज का दैनिक यज्ञ जो होता है, उस विधि के हिसाब से होता है। 5 तरह के यज्ञ होते हैं, उनमें से जो दैनिक यज्ञ है, वो हमारे यहाँ होता है। तो हवन एक जो यज्ञ कह लें, उसमें जो हम सामग्री या आहुति वगैरह डालते हैं, तो वो जिन सामग्रियों से बनी होती है, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हवन में आहुति डलने पे जब वो जल के हवा में जाती हैं, तो उस समय वो हवा को शुद्ध बनाती हैं, वो हवा की पवित्रता को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। साथ ही साथ हमारे मन में जब वो जाती हैं, तो हमारे मन का जो एक मन की शुद्धता है, वो बरकरार रहती है। और साथ ही साथ जो हम मंत्र पाठ करते हैं साथ में हवन के, उसमें जो उच्चारण होता है, उसका एक तरीका होता है मंत्र उच्चारण करने का। तो वो जिस तरह से हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारे मुंह की एक एक्सरसाइज होती है, एक प्राणायाम होता है हमारे शरीर का। और प्राणायाम के जैसे मैंने आपको फायदे बताए जब मैं योग की बात कर रहा था, योग और प्राणायाम की, तो वही प्राणायाम वहाँ यहाँ फिर से होता है। तो उसका डबल फायदा है आपको, एक तो और साथ ही साथ हवन की तरफ से आपको जो एक पॉजिटिविटी है, वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मेंटेन होती है। आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव आइडियाज़ हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और जो पॉजिटिव आइडियाज़ हैं, उनके लिए जगह खाली होती है। आपके मन में कोई भी दुर्विचार है, तो वो चला जाता है, अच्छे विचार की जगह रह जाती है केवल। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हवन हम करते हैं, ये हमारा करोड़ों सालों से ये जो परंपरा है सनातन धर्म की, ये चली आ रही है। ये हमारा संस्कार है। ये जो सनातन धर्म जो है, आज के ज़माने में जो वेस्टर्न साइड कल्चर के लोग हैं, जो अमेरिका आदि और इंग्लैंड वगैरह के लोग हैं, वहाँ पे हमारे ट्रेडिशन को फॉलो लोग करने लगे हैं। देखा जाता है कि वहाँ के लोग हमारा ट्रेडिशन अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे-धीरे, योगा करते हैं, वो संस्कृत वहाँ पे पढ़ाई जाती है, वो कुछ-कुछ हवन करने लगे हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोज़िट हमारे देश में होता है कि हमारे देश में लोग वेस्टर्न कल्चर को धीरे-धीरे फॉलो करने लगे हैं। तो जब ओरिजिनैलिटी जो असली हम ही तो हैं सनातन धर्म के, जो हम असली वंशज हैं, अपने ऋषि-ऋषिकाओं के जो वंशज हैं, हमें इस पीढ़ी को हमें इस धर्म को, हमें इस संस्कार को आगे जीवित रखना है। तो इसीलिए हम इस संस्कार का हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें पालन करना चाहिए। तो इसीलिए ये यज्ञ के एक तो ये हमारा संस्कार है, इसीलिए हम करते हैं कि हमारी जो एक पुरानी परंपरा चली आई है, वो जीवित रहे। और साथ ही साथ इसका ये बेनिफिट तो है ही कि हमारी शुद्धता होती है मन की, और बाहर सभी एटमॉस्फेयर की भी शुद्धता होती है। तो ये कई तरह से हवन बहुत लाभकारी है। अच्छा, एक संस्कार की आपने बात कही, और जो आचार्य कुलम है, वो संस्कार के लिए सबसे पहले जाना जाता है। तो और एक चीज़ और मैंने नोट करी, और सर ने भी बताया था कि जब आप आ रहे थे, तो उस समय आपने सभी के पैर छुए, स्वामी जी के भी पैर छुए थे, फिर आपने दीदी के भी पैर छुए, और आपने गार्ड के भी पैर छुए थे। तो वो देख करके काफ़ी अचंभित था मैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्या कॉन्सेप्ट था वो? देखिए, जो हमारे जो संस्कार हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे से बड़े जो भी हैं, तो हमें उसे सम्मान देना चाहिए। तो एक उम्र के चलते उस व्यक्ति को हमसे ज़्यादा अनुभव है, इसीलिए वो हमसे उम्र में बड़ा है, तो उसको हमसे ज़्यादा अनुभव है, तो उसने चीज़ें हमसे ज़्यादा देखी हैं। तो वो हमसे बड़ा है, वो चाहे हमसे पद में छोटा ही क्यों ना हो, वो हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर दे सकता है। तो वो एक तरह से हमारा गुरु हुआ। तो इसीलिए हमें उसकी जो रिस्पेक्ट करनी है, हमें उसे सम्मान देना है। तो वो एक प्रतीक है कि हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। साथ ही हमारे पैर छूने से, ये हमारा संस्कार है, तो हमारे पैर छूने से जो सामने वाला व्यक्ति हमें आशीर्वाद देता है, वो एक कॉस्मिक एनर्जी की तरह वो हमारे अंदर जो समाहित हो जाती है, वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं, कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो एनर्जी हमारे साथ है और वो सबकॉन्शियसली हमारे साथ हमेशा रहती है। जब भी कोई आशीर्वाद देता है, तो हमें आगे जिस भी चीज़ के लिए आशीर्वाद मिला है, तो वो हमें वो चीज़ करने के लिए प्रेरित करती रहेगी अंदर ही अंदर। हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होगा, लेकिन सबकॉन्शियसली वो चीज़ हमें हमेशा मोटिवेट करती है, हमें प्रेरित करती है। इसीलिए मैं
और बाकी मेरे साथ के सभी बच्चे भी, हमें यही सिखाया जाता है, हम यही करते हैं, यहाँ भी बाहर भी जहाँ भी हम जाते हैं अपने से बड़ों के हमेशा पैर छुए जाते हैं, हम बिल्कुल छूते हैं। तो संस्कार तो मतलब इसीलिए यहाँ पे भी कहा गया है कि द 3 पिलर्स ऑफ लाइफ, दैट इज शिक्षा, स्वास्थ्य एंड संस्कार, और ये तीनों चीज़ यहाँ पे एक साथ मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो पढ़ाई है जिस तरीके से स्टूडेंट्स करते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, और स्टूडेंट के जो चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस जो होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये आपके ये थे, कुछ स्टूडेंट्स के अलग वीकनेस होते हैं, उन्हें एनर्जी नहीं मिलती है पढ़ाई करने की, कुछ स्टूडेंट्स के अलग वीकनेस होते हैं। तो अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। एक अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछा जाए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ थी, तो आप क्या बोलेंगे पूरे स्टूडेंट लाइफ में? देखिए, मेरी जो एक, मैं अपनी अगर स्ट्रेंथ बताना चाहूँ तो वो एक ये बात है कि मेरे अंदर जो मेरी डिटर्मिनेशन थी, कि एक बार जब मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया कि मैं आईआईटी के फील्ड में जाऊंगा, तो उसके बाद मैंने न तो ये टेंशन ली कि टाइम कम है, न ये सोचा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैंने वो एक चीज़ जब करना शुरू करी, उसके बाद मैंने अपने टीचर्स का जो मेरे को गाइडेंस मिल रहा था उसके अनुसार मैंने काम करना शुरू किया। जैसा टीचर्स कहते गए वैसा वैसा मैं करते गया, क्योंकि मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, मेरे अंदर लगन थी। जितना कोई टारगेट देता था मैं उसे बिना क्वेश्चन किए, कोई ये नहीं, कोई टोकना नहीं कि अरे सर काम ज़्यादा है या कम है या और टाइम चाहिए, ऐसा ना करते हुए जितना बन पड़ा मेरे से मैंने उतना कोशिश करी, अपने टारगेट्स कंप्लीट करता था छोटे छोटे टारगेट्स करके। तो इस तरह से मैंने जो डिटर्मिनेशन मेरी थी वो एक मेरी स्ट्रेंथ, मैं कहूँगा ये मेरी एक स्ट्रेंथ थी जिस वजह से मैं यहाँ सफल हुआ। अच्छा, एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी काफ़ी मेहनत लगते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कोई एक प्रो टिप के बारे में, तो आप क्या बताएंगे कि इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से करें तो पक्का सिलेक्शन के चांसेस होंगे आपके हिसाब से? क्या देखिए, जो जेई के लिए और नीट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक टिप यही है मेन, कि जो आपको जितना भी पढ़ाया जाता है उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेल्फ स्टडी और आपका रिवीजन। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करते हैं, जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, और जितना आप टेस्ट जो हैं वो आप जितना रेगुलरली देंगे, उतना ज़्यादा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपको फ़ायदा होगा। जितना आप असाइनमेंट ज़्यादा अच्छे से करते हैं और पूरी तरह से कंप्लीट रिवीजन करते हैं, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर ग्रेस्प स्ट्रांग होती है, और कॉन्सेप्ट ही आपको आईआईटी के पेपर में या जेई नीट के पेपर में आपको वो नंबर दिलाता है, कॉन्फिडेंस जो है। तो इसीलिए जो आप असाइनमेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट आप ग्रेस्प करते हैं, और आप इन सब चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। साथ ही साथ जो आपकी कंसिस्टेंसी है, आप टेस्ट दीजिए, भले ही आपके नंबर कम आए, डरना नहीं है, अगली बार फिर से तैयारी करके जाइए। तो आप आपको बाउंस बैक करने की एक आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए। वो तो इस चीज़ को आपको टेस्ट आपका अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अगला टेस्ट दीजिए, छोड़िए मत। तो एक जो कंसिस्टेंसी है, इस चीज़ को मेंटेन करके रखिए, ये एक आपका फैक्टर बन सकती है आपका सिलेक्शन होने में। ये आपका भी टर्निंग पॉइंट, किसी का भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि जैसा आपके टीचर आपको असाइनमेंट देते हैं, रिवीजन आपको करना है, और जो टेस्ट होते हैं वो आप सभी रेगुलरली आप अटेंड करिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो राघव, मैंने ये भी सुना कि आपके जो अभी एनडीए के एग्ज़ाम हुए थे और उसमें जो रैंक आया वो AIR 6 आया, ऑल इंडिया रैंक 6, तो काफ़ी बड़ी बात है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने किया कैसे, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है और मेहनत भी अलग तरीके से करना होता है। तो कैसे, मतलब क्या था, कैसा लाइफ था, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करे, कैसे मेहनत करे थे? देखिए, जो एनडीए में 2 स्टेजेस होती हैं, एक तो रिटन स्टेज होती है और एक इंटरव्यू की स्टेज होती है। तो एक्चुअली जो रिटन की स्टेज होती है, उस समय मेरी जो कोचिंग चल रही थी, तो रिटन में लेवल आईआईटी जेई जितना हार्ड नहीं होता है, उससे नीचे रहता है। तो रिटन तो आसानी से उस समय निकल गया था बिना किसी अलग से तैयारी करे हुए। मेनली जो इंटरव्यू होता है, तो जब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था, मैं एक्चुअली सेकंड टाइम इंटरव्यू में मेरा निकला था। तो फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू में मैं आउट हो गया था, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था।
तो जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था तब मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ मुझे पता था बेसिक डिटेल्स कि होता क्या है। तो एक बार मैं जब वहाँ होके आ गया और 5 दिन, जैसे 5 दिन का वो इंटरव्यू चलता है एसएसबी का, तो मैं वहाँ रह के आया, तो उस समय मेरे को सारी चीज़ें एक क्लियर हो गई कि क्या चीज़ कैसे होती है। तो वो एक एक्चुअली बात होती है एसएसबी के बारे में कही जाती है कि किसी को नहीं पता वो क्या सोच के वो सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि वो आपको कभी बताते नहीं आपको क्यों सिलेक्ट किया या फिर आपको क्यों रिजेक्ट किया। तो ये एक पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी है, आपको नहीं पता वो क्या सोच के, एक OLQ तरह ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो कहा जाता है कि ये देखी जाती हैं। तो एक तरह से जब मैंने एक बार जाके जो एक बार इंटरव्यू मैंने अटेंड कर लिया, तो जब सारे मैंने प्रोसीजर देखे तो एक चीज़ समझ में आई थोड़ी थोड़ी कि हाँ किस तरह से वो क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से। और पहली बार एक्चुअली मेरा जेई का भी पेपर था उसी समय पे, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया तैयारी करने का। लेकिन अगली बार जब मैं जेई एडवांस से बिल्कुल फ्री हो चुका था, मेरी रैंक वगैरह सब आ चुकी थी IIT के लिए, उसके बाद दूसरी बार मैं गया था तो मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से तैयारी करी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना, मतलब हर चीज़ पे एक बार फोकस करके देख लिया कि किस समय में क्या करना है। इस तरह से फिर मैंने जाके वहाँ पे इंटरव्यू के समय अपना बेस्ट दिया, 100% अपना दिया। और मैं भी चौंक गया था जब मुझे पता चला मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ हो गया सिलेक्शन, बहुत खुशी की बात है। और रिटन में मेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे मेरी कोचिंग की बदौलत, इसलिए मेरी रैंक भी काफ़ी अच्छी आई, क्योंकि मेरिट में एंड में दोनों के नंबर जोड़े जाते हैं। तो एंड में मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आई, तो इस बात के लिए सभी खुश हैं। और मैं भी खुश हूँ कि मैंने अपने आसपास के सभी लोगों को इतनी खुशी प्रदान करी। और इस बात ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इस एग्ज़ाम्स में किस तरीके से फेजेस होते हैं, किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं, कितने देर का टेस्ट होता है और बेसिकली उसमें क्या चेक किया जाता है? जो रिटन एग्ज़ाम जी, रिटन होता है और एक आपने बताया इंटरव्यू भी होता है। देखिए रिटन एग्ज़ाम में तो 2 पेपर होते हैं, एक सिर्फ प्योरली मैथ्स का होता है 300 नंबर का, वो ढाई घंटे के दोनों पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक जनरल एबिलिटी का। तो मैथ्स में आपकी 12th तक की मैथ्स आती है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम लिमिट जो होती है वो थोड़ा सा कम होती है, तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं सॉल्व। और बाकी जो जनरल एबिलिटी का होता है उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स के अलावा बाकी सारे, साइंस में चारों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, ये सभी बाकी के सब्जेक्ट ये सभी जनरल एबिलिटी में आते हैं, और करंट अफेयर्स भी आते हैं उसमें। तो ये सब उसमें देखे जाते हैं। वो 600 नंबर का होता है, ढाई घंटे के दोनों। उसके बाद जब इसमें मेरिट बनती है, 8000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं लगभग, उन सभी का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू चलता है, जिसमें पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, पहले दिन एक पिक्चर दिखा के स्टोरी लिखवाई जाती है और उस पर डिस्कशन होता है। तो उसके बेसिस पे वो लोग, पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, तो उसमें लगभग हर जगह अपना अपना अलग अलग है, हर एसएसबी का अलग अलग जगह कंडक्ट होती है। तो कहीं पे आधे, कहीं पे और ज़्यादा बच्चे बाहर निकाल दिए जाते हैं पहले दिन। तो पहले दिन अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको 5 दिन वहाँ पे रहने का मौका मिलता है। जब वहाँ पहले दिन सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपके वहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं, वो सभी रिटन होते हैं। उसमें मतलब पिक्चर दिखा के आपको स्टोरी लिखनी रहती है, एक वर्ड दिखा के सेंटेंस लिखना रहता है, वो जल्दी जल्दी होते हैं। और सिचुएशन रिएक्शन का टेस्ट होता है, और साथ ही साथ उसके अलावा और क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल हो गया। उसके बाद जो ग्रुप टास्क होते हैं, ग्राउंड टास्क होते हैं, उसमें क्या होता है, आपका एक ग्रुप बना होता है, उसमें आपको 2 दिन तक चलता है वो। तो आपको ग्राउंड पे ले जाते हैं, वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ और साथ में मेंटल स्ट्रेटेजी प्लानिंग इस तरह की, और ग्रुप वर्क जो होता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, ग्रुप में आपसे प्लानिंग करवाते हैं, स्ट्रेटेजाइजेशन करवाते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व करी जाती है, वो सब देख के नंबर दिए जाते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे बाहर आउटडोर टास्क भी होते हैं, जैसे किसी तरह के प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क टाइप की चीज़ें होती हैं। उसमें एक ऑब्स्टेकल्स टाइप के बने होते हैं, हमें ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करना रहता है। तो वो जैसे मैं अभी ऐसे बोल के नहीं बता सकता, वो जब व्यक्ति देखता है तभी समझता है, इसीलिए वो चीज़ें बहुत यूनिक होती हैं। इसीलिए लोग कोचिंग लेते हैं एसएसबी के लिए तैयारी करने के लिए। ये चीज़ हम पढ़ के या कहीं पे ऐसे करके तैयारी इन सब चीज़ों की नहीं हो पाती है। तो पहली बार जब मैं गया था तब मैंने ये चीज़ देखी थी, तब मेरे को समझ में आई थी। तो इस तरह की चीज़ें होती है ग्रुप टास्क में, और उसी में फिजिकल भी थोड़ा सा आ जाता है। और उसके अलावा एक इंटरव्यू होता है जो लगभग 40 से 1 घंटे चलता है, 40 मिनट से 1 घंटे, वो आप पे डिपेंड करता है इंटरव्यूअर कितनी देर तक आपका इंटरव्यू ले।
उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, वो करंट अफेयर से, आपका पर्सनल रिलेटेड पूछ सकते हैं, मिलिट्री आपको नॉलेज कितनी है उससे रिलेटेड, आप क्यों आना चाहते हैं, मेनली ये उनका क्वेश्चन रहता है। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये 3 तरह के वहाँ पे टेस्ट होते हैं। आखिरी दिन जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो कॉन्फ्रेंस में फाइनली आखिरी दिन सारे जितने भी वहाँ पे ऑफिसर्स लोग होते हैं, जो एसएसबी का एक प्रेसिडेंट होता है, बाकायदे सारे के सारे यूनिफॉर्म में आपके सामने बैठे होते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, और आप एक जगह एंट्री करते हैं। वो उस समय आपको एक तरह से उनका एक फाइनल डिसीजन उनके दिमाग में एक क्रिएट करना होता है। वो लोग अगर राजी हैं, हाँ, तो वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अगर वो लोग बिल्कुल क्लियर उनका रिजेक्शन है तो भी आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अगर उनको किसी चीज़ में थोड़ा सा डाउट है, तो जिस केस में उनको डाउट होता है वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए आपसे उतना क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका जवाब देना है। उसके बाद बाहर आके वो रिजल्ट बताते हैं। उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल तो नॉर्मल काफ़ी, जो इनके काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसीजर है मेडिकल के, वो आपको कहीं भी नेट वगैरह पे मिल जाते हैं। उस तरह से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें अगर आप क्लियर हो जाएं, उसके बाद भी एक मेरिट लिस्ट आती है। तो उस मेरिट लिस्ट में जितनी सीट हैं उसके अगेंस्ट आपका अगर नंबर आया है तो उतनी वो इसमें AIR आती है। तो उसका अगर आपका उन सीटों के अगेंस्ट आपका उतना नंबर है तो आपको कॉल लेटर आएगा आपके पास, नहीं होगा तो आपके पास कॉल लेटर नहीं आएगा। तो काफ़ी टफ सिलेक्शन है। मतलब कई सारे बच्चे, 6 से 8 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से सिर्फ 400 सीटें हैं टोटल। तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे पेपर की बदौलत मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आई है। और मैंने खास करके जो और लोगों के अंदर में जो खुशी देख रहा हूँ, जो मेरी वजह से जो पैदा हुई है, उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुद मुझे को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में कोई एक सवाल जो आपको लगा कि ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा होता है कि हर लोगों के लिए अलग अलग, और हर बार वो अलग अलग तरीके से सेटअप करते हैं। तो कोई एक सवाल ऐसा जो आपको याद आ रहा हो? देखिए, सवाल उनमें वो एक फ्लो में जो सवाल चलते रहते हैं, उसमें जैसे मेरे से दोनों टाइम जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से सवाल पूछे गए थे, तो मेरे पर्सनल लाइफ पे ज़्यादातर थे। तो जैसे मेरे स्कूल के बारे में मेरे से उन्होंने सवाल किया था पहले इंटरव्यू में, तो काफ़ी कठिन रहा था वो। तो मेरे स्कूल के बारे में जब सवाल किया था कि आचार्य कुलम में ऐसा क्या अलग है, तब मैंने उन्हें बताया था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, यहाँ जो संस्कार जो फॉलो होता है, यहाँ जो कल्चर जो फॉलो होता है, ये वो चीज़ें हैं जो इस स्कूल को बाकी स्कूलों से अलग बनाती हैं। यहाँ पे योग करवाया जाता है सुबह, यहाँ हवन होता है, हमें संस्कार दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम स्वामी जी के यहाँ नेतृत्व में जो भी स्वामी जी और आचार्य जी के नेतृत्व में हम जो भी यहाँ पे चीज़ें सीखते हैं और उन चीज़ों को हम अपने ज़िंदगी में स्थापित करते हैं, ये सारी चीज़ें फिर मैंने वहाँ उनको बताई थी। ये पर्सनल ही था एक प्रश्न, और इस तरह के कई सवाल थे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, स्कूल लाइफ, फ्रेंड से रिलेटेड, हर तरह से वो सवाल पूछे गए थे। तो ये उनमें से एक सवाल उसमें मतलब कि पूरा इंटरव्यू के टाइम पे आपके लाइफ को काइंड ऑफ खंगोला जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपसे सब कुछ पूछ लेते हैं वो। और ये भी मेन उनका ये होता है, वो एक ये चीज भी देख लेते हैं आपको अपने बारे में कितना पता है। अच्छा, तो आपके पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हैं, और अगर आपको इस तरह के सिनारियो सिचुएशंस दिया जाए तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जी, वो खास करके वो इन 5 दिनों में वो आपकी पूरी पोथी खोल के रख देते हैं। वो एंड में उनके पास जो तीनों ऑफिसर का मिलके जो साइकोलॉजिकल ग्राउंड टास्क और क्या कहते हैं इंटरव्यू का जो तीनों की जो एंड में उनके पास रिपोर्ट होती है, उसमें आपका पूरा एक एक चिट्टा होता है आपकी ज़िंदगी का, आपकी पर्सनैलिटी का। तो आप उसमें वो इस तरह से वो डिज़ाइंड है टेस्ट कि आप उसमें कुछ छुपा नहीं सकते। तो वो आपका बिल्कुल फिक्स है, वो जो आप हो वो आपकी सच्चाई उसमें बाहर आ जाएगी। तो वो देख लेंगे कि इस बच्चे को ये उस लायक है या नहीं है, उसी हिसाब से फिर वो सिलेक्शन करते हैं। तो मतलब कि अगर वहाँ जाएं तो आप बी योरसेल्फ। जी बिल्कुल, आपको कोई एक्ट पुटअप करके नहीं रखना है। आप जो हैं आप वैसे रहिए, बिल्कुल नेचुरल रहिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हो, जितना आप परफॉर्म कर रहे हो उतना करिए। कोई ऐसा नहीं है, जैसे ग्रुप डिस्कशन था तो मैं बोल नहीं पाया था, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी करंट अफेयर्स के बारे में, जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था मैं नहीं बोल पाया। लेकिन वही बात है ना, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती है, कोई एक चीज़ मैटर नहीं करती। आप बाकी चीज़ें करिए, कोई आपको जज नहीं कर रहा है वहाँ पे। वहाँ आप, और वहाँ एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है
वो एक बहुत ही अलग लेवल की होती है कि वहाँ पे एसएसबी में कोई जो सिलेक्टर होते हैं उनके पास कोई बाध्यता नहीं होती कि हमें इतने ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं या इससे कम सिलेक्ट नहीं कर सकते, कितने भी सिलेक्ट कर सकते। उनके वो पूरे फ्री होते हैं, वो पूरे बैच को वॉश आउट भी कर सकते हैं वो चाहे तो, और पूरे बैच को ले भी सकते हैं। आज तक किसी ने लिया नहीं है, आज तक वॉश आउट जरूर हुए हैं, किसी ने लिया नहीं, लेकिन वो ले सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ जो एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो एक ग्रुप की तरह होती है, वहाँ सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। वहाँ आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की टांग खींच रहा हो पकड़ के, कोई आपको नीचे नहीं खींचता, वो सब आपको मिलके ऊपर उठाते हैं। क्योंकि वहाँ ये भी एक चीज, ये भी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, OLQ देखा जाता है, टीम वर्क। आप टीम को, अपनी आपकी टीम है, आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आप सबको एक साथ कितना, आप उन सबको उठा के कैसे रख सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव वहाँ की चीज है जो वहाँ देखी जाती है। तो इसलिए वहाँ कॉम्पिटिटिवनेस इस तरह की नहीं होती है जैसी बाकी जगह होती है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। अच्छा, अब बच्चों को अगर आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो क्या रहेगा वो सजेशन? देखिए, सजेशन तो एक तो सबसे मेन बात है कि आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि होता क्या। क्योंकि आमतौर पे जो मैंने देखा कि जैसे कई लोगों से मैं बात करता हूँ, बाद में किसी को नहीं आइडिया होता है, बहुत लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता है, जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है उसे आइडिया नहीं होता है कि एसएसबी में क्या होता है। तो जो प्रिपेयर कर रहा है वो पहले तो अच्छी तरह से जान ले, और मेरी राय एक रहेगी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ ले जो जिसने एसएसबी किया हुआ है या जो जानता है एसएसबी में क्या होता है। तो उससे एक बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है। यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखने से उतना आइडिया नहीं लग पाता, क्योंकि मैंने भी देखी है, मुझे आइडिया नहीं लगा था। तो एक आप किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे, और अगर आप कोचिंग लेना तो और अच्छा है, क्योंकि कोचिंग में एक आइडिया आपको सामने चीजें दिख जाती हैं जो आप बोल के नहीं समझ सकते। तो और साथ ही साथ एक सबसे मेन बात जो पहले मैं बोल चुका हूँ, बी योरसेल्फ। जो आप हैं आप सिर्फ उसको पोर्ट्रे करिए। आप कोई एक्ट आपको पुटअप नहीं करना है, आपको वहाँ कोई पोशाक कुछ आपको मास्क लगा के नहीं जाना है कि मैं हूँ कुछ और, मैं दिखा कुछ और रहा हूँ। वहाँ जो आप हो वो बात बोल दो। आपके मन में कोई और यहाँ एक बात और कि वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आपको मेंटेन करके रखनी है। और उस पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो जाती है, आपको काफ़ी टाइम पहले से उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना होगा, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा। तो वो धीरे धीरे, मतलब शुरुआत से ही आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करें, आप अपने अंदर नेगेटिविटी को हटाएं, और पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा आपके वहाँ चांसेस बनेंगे। क्योंकि वो फिजिकल बहुत ज़्यादा वहाँ मैटर नहीं करता, फिजिकल तो वो बिल्ड कर लेंगे। अगर कोई बच्चा उन्हें मिला है जिसका फिजिकल अच्छा नहीं है, तो वो 4 साल ट्रेनिंग किस लिए कराते हैं, फिजिकल पूरी तरह उनका बिल्ड हो जाएगा। उन्हें चाहिए एक जो अंदर जो क्वालिटी है, जो जो चीज़ें ढल चुकी हैं एक किसी के अंदर, जो इस उम्र तक आते आते जो चीज़ें पक्की हो जाती हैं, वो उन्हें चीज़ें चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए। तो वो चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान है। तो उन चीज़ों को उभारने के लिए, बाहर लाने के लिए आपको काफ़ी टाइम पहले से अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना होगा, अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको बाहर ला के रखना होगा, नेगेटिविटी को अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। तो ये मेरी राय रहेगी सभी के लिए जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू राघव, आप यहाँ पे आए और लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेट हुएंगे। और आपके जो प्रो टिप हैं, वीकनेस हैं, स्ट्रेंथ है, सभी को जानने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। और जैसा कि आपने बताया, आचार्यकुलम और पीसीए पतंजलि कैरियर एकेडमी में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, और काफ़ी अलग एक न्यू कॉन्सेप्ट से चीज़ों को कराया जा रहा है। तो डेट इज़ वेरी यूनिक और काफ़ी अच्छा है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए। आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और नेक्स्ट लेवल पे जाएं, पूरे भारत का नाम रोशन करें, साथ साथ में अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें, आचार्यकुलम का भी नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।